Hello students, I am Dr. Seema Singhal, Associate Professor in MDST Girls College, अम्बाला सिटी। मैं आज जिस सब्जेक्ट पर आपसे बात करने वाली हूँ वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो जनरल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट का हम सेकंड चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट approaches and importance। इसमें जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन, वैसे हमने ये फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टम है जिसमें आपको प्रोडक्ट सप्लायर से कस्टमर तक मूव होता है। उस सप्लायर से कस्टमर तक मूव होने के लिए जितने भी बीच में एक्टिविटीज़ आएंगी, लोग आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, उन सबको मिला के हम सप्लाई चेन कहते हैं। मीन्स अगर हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्जन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, all that activities are included in supply chain activities. So it is a process of planning, implementing and controlling the operations of supply chain with the purpose to satisfy customer requirements as efficiently as possible. तो ये देखिए सप्लाई चेन का एक आप देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपनी में, उसके बाद आप अगर स्टोर में लेके मतलब पहले रॉ मटेरियल आया सप्लायर से, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हुई, देन डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट गया वेयर हाउस में या कहीं भी, उसके बाद वो रिटेलर जो आपके शोरूम्स हैं वहाँ पर गया। अब रिटेलर में आजकल हम लेटेस्ट जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, आपको देख रहे होंगे www. या अगर आप कहें इसको वेबसाइट पर, यानी डायरेक्ट आप ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करते हैं वो भी आपका एक तरह से रिटेलर है। देन इट गोज टू द कस्टमर, जो भी कस्टमर अगर शॉप से खरीदता है या किसी शोरूम से खरीदता है या थ्रू कंप्यूटर वो खरीदता है, दैट इज ए कस्टमर। तो दिस इज अ सप्लाई चेन। उसके बाद है अप्रोचेस टू सप्लाई चेन, हम आज करेंगे इसमें। देखिए हमारी जो अप्रोचेस हैं बेसिकली हम 3 तरह के अप्रोचेस करेंगे कि पहला है फ्लो फ्रॉम सप्लाई चेन, देन डिसीजन मेकिंग, तीसरा है टूल्स। जो पहली है उसमें है फ्लो थ्रू सप्लाई चेन। फ्लो थ्रू सप्लाई चेन मतलब हम क्या क्या चीज़ें सप्लाई चेन के थ्रू फ्लो करते हैं, देते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हम देते हैं, मनी और मटेरियल। इन 3 चीज़ों की हम डिटेल पढ़ेंगे। देन डिसीजन मेकिंग में मटेरियल, प्रोसेस और लॉजिस्टिक्स आएंगे, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। देन टूल्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल एनालिसिस आएगा। उसके बाद जो ये हमने डिसीजन मेकिंग में बी है, उसमें हमने 2 टाइप से हम करेंगे, एक तो साइकिल व्यू और उसका एक पुश एंड पुल व्यू। और उसके बाद अगेन हम इसको फर्दर क्लासीफाई साइकिल व्यू का किया हुआ है, कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो ये अप्रोचेस को मैंने पहले चार्ट में दिखाया, फिर वैसे लिख के दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन के थ्रू फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब भी सप्लायर और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। अब बहुत सारी पार्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, लॉजिस्टिक्स, जिसके थ्रू आपका सामान आ रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क अगर उनमें होगा तभी हम उसको प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। और जो जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बात हमें 3 A's बिल्कुल ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब भी जो चीज़ बताएं वो एग्जैक्ट हो, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कस्टमर टू सप्लायर में हम क्या चाहिए, जैसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या परचेज ऑर्डर या मंथली शेड्यूल क्या है, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट है या क्वालिटी कंप्लेंट्स हैं, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हमें कस्टमर से सप्लायर या सप्लायर से कस्टमर को चाहिए, जैसे कंफर्मेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, डिस्पैच। अब इन सब की इंफॉर्मेशन जब तक आपस में फ्लो नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट की डिलीवरी मैच्योर नहीं हो सकती। फिर है मनी। मनी जो है हर प्रोडक्ट के लिए, अब देखिए अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले फंड्स एक्सचेंज करता है रॉ मटेरियल के बदले, फिर रिटेलर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट देता है मनी के बदले कस्टमर को। तो फ्लो ऑफ मनी हमारा क्लाइंट से लेकर
प्रोड्यूसर तक आता है। फिर उसके बाद मटेरियल है। देखिए यहाँ पर मटेरियल का मतलब क्या है कि फिजिकल प्रोडक्ट पहले सप्लायर से कस्टमर के पास जाएगा, और इसे हम यूनिडायरेक्शनल कहेंगे क्योंकि जो मटेरियल जाएगा वो सप्लायर से कस्टमर पर जाएगा, कस्टमर से सप्लायर में नहीं। इसकी वन डायरेक्शन है, सप्लायर टू कस्टमर। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है किसी कारण से तो वो अदर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जितना इसमें अब आप इसको चार्ट के थ्रू दे सकते हैं। मटेरियल फ्लो देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, वेंडर से सोर्सिंग हो रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ऑपरेशंस, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशंस, कंज्यूमर। अब आप इसमें ही देखो इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों इधर उधर दोनों तरफ हो रही है, लेकिन मटेरियल फ्लो सिर्फ वन साइड जा रहा है। और मनी का फ्लो कहाँ जा रहा है, कस्टमर से इस तरफ, यानी हमारा कस्टमर से इधर की तरफ पैसे का फ्लो आएगा, मटेरियल का इधर वेंडर से लेके कस्टमर की तरफ फ्लो आएगा। फिर उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की, फंड्स की, ये हम कैसे करेंगे। अब इसमें भी 3 फेजेस आते हैं, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन प्लानिंग एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन। हम 3 तरह की डिसीजन मेकिंग किस किस चीज़ में करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की डिसीजन मेकिंग है, तो इसमें डिसीजन क्या लेना पड़ता है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में हमें कौन सा बेस्ट लगेगा। मतलब हमने बैलेंस भी बना के रखना है डिमांड एंड सप्लाई में, और फॉरवर्ड और रिवर्स फ्लो भी देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जा रहा है या आ रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो नहीं पड़ा, कितने प्रोडक्ट के ऑर्डर हमने करना है। तो कंपनीज को इसके लिए बेटर डिसीजन करना पड़ता है मटेरियल के लिए, ताकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें। ज़्यादा भी अगर प्रोडक्ट वेस्ट पड़ा रहेगा तो उससे आपका मनी ब्लॉक होगा। देन प्रोसेसेस में क्या आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मटेरियल, गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमंग सप्लायर, कंपनीज, रिटेलर। अब इसमें आपके पास 2 प्रोसेस आएंगे, एक पुल प्रोसेस, एक पुश प्रोसेस। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पुल प्रोसेस क्या होता है, जब हम डिमांड कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं उसे पुल प्रोसेस कहते हैं। और या हम अगर सोच के कि इस चीज़ का हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम कैसे उसे पूरा करेंगे, हमारे पास सामान होना चाहिए, तो उसको हम पुश प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका लॉजिस्टिक्स को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन, जो आपको कहीं सप्लाई चेन का ब्रीथ है। अगर आप देखो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगी, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ से वहाँ तक, तब तक आप उसको सप्लाई चेन को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो आप कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट कम करने के लिए भी लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ सर्विसेज ऑडियंस के लिए भी प्ले करता है। सपोज अगर आपने कोरियर से ही कोई चीज़ मंगाई है या आपने कोई चीज़ भेजी है, अगर आपकी 3 दिन का टारगेट था, 4 दिन का टारगेट था, 10 दिन में पहुँचती है, तो आपको बुरा लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट टाइमली नहीं आया। तो इसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अपना ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट पहुँचा है, कौन सा नहीं पहुँचा। तो हमें जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कैसे पोर्ट के थ्रू जाना है, डायरेक्ट डिलीवरी करनी है, रेलवे के थ्रू जाना है, किस तरीके से जाना है, ये लॉजिस्टिक्स को डिसाइड करना भी हमारा डिसीजन मेकिंग में ही आता है। उसके बाद प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन, उसको हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला है साइकिल व्यू, दूसरा है पुश व्यू। तो हम इसमें पुश और साइकिल व्यू दोनों की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। साइकिल व्यू में हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं। प्रोसेस में जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो डिवाइड करते वक्त हम कहते हैं कि इसकी 2 स्टेजेस हैं। इसके स्टेजेस कैसे हैं, डिफरेंट। सबसे पहले क्या है कि कस्टमर साइकिल, ऑर्डर साइकिल। अब कस्टमर और 2 लोगों में इसमें हर एक साइकिल में रिलेशन आएगा। कस्टमर और रिटेलर का रिलेशन है। कस्टमर और रिटेलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कस्टमर और हमने प्रोडक्ट खरीदना है तो हम क्या करेंगे, कस्टमर जो है वो या तो रिटेलर के पास डायरेक्ट जाएगा या वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कस्टमर ऑर्डर, तो कस्टमर से रिटेलर तक। दूसरा है रिप्लेनिशमेंट साइकिल। तीसरा है जिसमें रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में रिलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर में। प्रोक्योरमेंट में मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर में। इनको हम अब डिटेल में भी पढ़ते हैं। पहले है कस्टमर ऑर्डर साइकिल। अब कस्टमर ऑर्डर का मतलब इसमें वो सारी प्रोसेसेस जो रिसीविंग और फिलिंग ऑफ कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड होंगी वो सब इसमें आएगी। जैसे कस्टमर अराइवल, सबसे पहले वो लोकेशन पर आता है,
वो अपने प्रोडक्ट चॉइस की वो देखता है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर या तो आपके सुपरमार्केट में या किसी मॉल में कहीं या फिर ऑनलाइन वो आएगा तब वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, या फिर वो कॉल करेगा, मेल करेगा, टेली मार्केटिंग करेगा, या वो इंटरनेट के थ्रू किसी भी जरिए से वो प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर कर सकता है। फिर कस्टमर ऑर्डर एंट्री, आपने देखा होगा कि जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो जो भी परचेज करना चाहते हैं उसको एलोकेट कर देगा कि हाँ जी मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर को खरीदना है। तो वो क्विकली ऑर्डर एंट्री करेगा, देखेगा कि मैंने जो बातें कम्युनिकेट करनी थी, जो उन्होंने पूछी हैं वो सब बता दी कि नहीं बता दी, मैंने रेट कंफर्म कर भी दिया कि नहीं। देन कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, इसमें क्या होगा कि कस्टमर अपना ऑर्डर फुलफिल करेगा और उसको वो सेंड कर देगा, तो रिटेलर के पास उसकी अगर इन्वेंट्री होगी वो तभी उसको दे देगा। अब इसमें क्या है, ये हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, यानी हम खुद गए प्रोडक्ट खरीदने तब भी हमें ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, अगर हमने ऑनलाइन लिया तब भी करनी है। तो कस्टमर, उसके बाद कस्टमर ऑर्डर रिसीविंग, जो वो कस्टमर ऑर्डर रिसीव कर लेगा, ऑनरशिप उसके पास आ जाएगी, तो हम रिकॉर्ड में उसकी रिसिप्ट अपडेट करके कहेंगे कि हमारी पेमेंट कंप्लीट होगी और हमने प्रोडक्ट वो दे दिया। उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट साइकिल। रिप्लेनिशमेंट साइकिल है सेम चीज़, वैसे ही साइकिल जो कस्टमर साइकिल वो थी वैसे ही, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है, जो वहाँ पर कस्टमर था वहाँ और रिटेलर था, अब रिटेलर यहाँ पर कस्टमर है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट उसने मंगवाया कस्टमर ने रिटेलर से लिया, अब उसके पास रिटेलर के पास वो खत्म हो गया प्रोडक्ट, अब वो क्या करेगा, उसको रीफिल करेगा। बेसिकली रिप्लेनिशमेंट साइकिल क्या है, रीफिलिंग द इन्वेंट्रीज, जो हमारी इन्वेंट्रीज खत्म हो चुकी है उनको रीफिल करना। तो इसमें भी वही 4 प्रोसेस चलेंगी। रिटेलर ऑर्डर ट्रिगर वो देखेगा, ऑर्डर एंट्री करेगा, फिर वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके ऑर्डर की फुलफिलमेंट होगी, फिर वो ऑर्डर रिसीव करेगा। यानी पहले कस्टमर रिटेलर के पास आया, फिर रिटेलर ने अपना ऑर्डर फुलफिल किया। फिर है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर। अब जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो जैसे ही उसके पास ऑर्डर अराइवल आएगा फिनिश गुड्स वेयर हाउस से, रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर के हिसाब से, बेस के हिसाब से वो देखेंगे कि डिमांड कितनी है और हमारी करंट इन्वेंट्री कितनी है, तो वो कन्वे कर देगा मैन्युफैक्चरर को। फिर प्रोडक्शन का शेड्यूल किया जाएगा कि कैसे उस प्रोडक्ट को बनाया जाए। फिर प्रोडक्शन एंड शिपिंग देखा जाएगा कि ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए क्या, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास शिपिंग के लिए कितना टाइम है, कस्टमर को कब शिप करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को कब शिप करेंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर रिसीविंग, अब इस प्रोसेस में क्या है, प्रोडक्ट जब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और कस्टमर रिसीव कर लेता है, उसके बाद हम उसको अपडेट कर देते हैं कि हमारे इन्वेंटरी रिकॉर्ड की ये वाला प्रोडक्ट हमें डिमांड में आया था और इसको हमने भेज दिया। उसके बाद आता है आपका प्रिक्योरमेंट साइकिल। प्रिक्योरमेंट साइकिल का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाना, प्रिक्योर हो जाना यानी मिल जाना। इसका मतलब है कि जब आप प्रिक्योरमेंट को हम कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारे पास सामान आ रहा है उसे हम कहेंगे प्रिक्योरमेंट साइकिल। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि पूरी एक्टिविटीज़ जो परचेजिंग गुड्स सर्विसेज किसे लेकर, परचेज करने से लेकर प्रिक्योरमेंट तक सारी एक्टिविटी जो है प्रिक्योरमेंट साइकिल में आ जाएगी। तो ये कंपनी को हेल्प करता है डिसाइड व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय, ये सब कुछ। और उसके बाद इट अलाउज डिटरमिन चेकिंग इफ एक्सपेक्टेशंस आर रियलिस्टिक इन नेचर। ये बात क्या है कि सपोज आपकी डिमांड ऐसी आई जो कि एक्चुअल में रियलिस्टिक ही नहीं है, वो चीज़ प्रोडक्ट हम पूरा कर ही नहीं सकते उस टाइम में, तब भी ये चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस, ये फुल पुश एंड पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस है। अब दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पुल प्रोसेस पढ़ेंगे। पुल प्रोसेस आर जो इनिशिएटेड ऑन अराइवल ऑफ कस्टमर ऑर्डर, यानी मान लो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो जब मेरा पिज़्ज़ा का ऑर्डर जाएगा तभी वो पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो इसको पुल कहते हैं, पुल प्रोसेस कहते हैं। मतलब जब तक वो ऑर्डर नहीं आएगा हम पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाया हुआ तो वेस्ट हो जाएगा। बनने ऑर्डर आने के बाद, यानी ऑर्डर अराइवल के बाद ही प्रिक्योरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऑर्डर डिलीवरी होगी, ऑर्डर फुलफिलमेंट होगी, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन जो पुश प्रोसेस है उसमें पहले ही हम एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर भी, हाँ हो सकता है इतने प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अब जैसे मान लो आपने सोप खरीदनी है या कोई भी कॉस्मेटिक सामान खरीदना है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ चीज़ें, अब जैसे टीवी खरीदना है, अब आप उसको जाके ये तो कह नहीं सकते कि मेरा टीवी का ऑर्डर है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दो। हाँ ये हो सकता है कि वो बल्क में ऑर्डर नहीं बनाएंगे, थोड़ा कम ऑर्डर बनाएंगे कि जैसे ही ऑर्डर
ज़्यादा आएंगे तब वो प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है, अब इसमें भी पुश क्या है, पहले ऊपर प्रिक्योरमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर ऑर्डर अराइवल, फिर ऑर्डर डिलीवरी और ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो पुश एंड और पुल प्रोसेस जो है वो बेस्ड ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स है। जैसे FMGC प्रोडक्ट है, कस्टमर हम वेट नहीं करेगा कि वो प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं, उनको बनाने पड़ेंगे। अब साबुन है वो बना के रखेगा ही ताकि एक्चुअल कस्टमर आए और उस प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है जी। उसके बाद टूल्स हैं कि हम जो ग्लोबल कंपटीशन की बात करते हैं तो डिमांड कस्टमर की प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। अब कस्टमर की डिमांड को हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉस्ट भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, चॉइस भी उनके हिसाब से हो, अवेलेबिलिटी भी इजीली हो। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और सप्लाई चेन में वो सारे वो मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे प्रोडक्ट वो ईजिली टाइमली कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अपने दो टूल हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑपरेशनल एनालिसिस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई तब सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने क्या किया, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ करनी शुरू कर दी। अब क्या है कि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपनी का बन गया, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है वो उसको हम पता करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हुआ है उसको देखना चाहते हैं, तो सप्लाई चेन को उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोर्स प्लानिंग, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी, डाटा वेयर हाउस, स्मार्ट कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आप कुछ चीज़ें तो आपको इनमें से पता भी हैं, ये वैसे ब्रीफली इसमें मैंने सिर्फ नाम ना बताया, थोड़ा सा इतना बता देती हूँ कि जैसे मान लो आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट उसमें आ जाएगा जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। जैसे अगर आप ये सब सोचते हो कि आपने प्रोडक्ट खरीदना है और आप किसी भी शोरूम में जाते हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक बार कोड होता है, तो जब वो आप प्रोडक्ट खरीद के बाहर आते वो पहले तो कस्टमर का बिल बनाता है, जब बाहर आते हो तो वो टैग वो उतार देते हैं क्योंकि उसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते। तो वो ये टेक्नोलॉजी क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी, उससे पता चल जाता है कि आप मान लो अगर आप वहाँ से चुरा के ले गए हो तो जहाँ जहाँ आप जाते चले जाओगे वहाँ तक वो आपको ट्रैक करता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं है, जिससे आपका प्रोडक्ट सेल करना, चोरी वगैरह ये सब चीज़ें इसमें कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग में भी अगर आपने जैसे आप टैली का यूज़ करते हो, जो भी आपने अपने रिसोर्सेज थ्रू नेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यूज़ करे हैं उनको हम सब इसमें सप्लाई चेन में भी यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, WWW आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो अब आज के बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो दैट इज़ टोटली चेंज ड्यू टू फास्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो पुराना टाइम क्या था कि हम जो सामने दिखता था वही चीज़ खरीदते थे या फिर वेयर हाउस में जो चीज़ें होती थी वो होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे IT सेक्टर एडवांस हो तब से हमारी ये टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई और हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और अब तो कोरोना काल चल रहा है, आप सबको पता है कि इसमें तो इंटरनेट ने की वजह से हम जो सरवाइव कर पाए हैं ये सबको ही पता है, क्योंकि इंटरनेट था तभी हम घर में बैठ के भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि हम नहीं कर सकते थे वो हम कर पाए हैं। फिर ऑपरेशनल एनालिसिस, इसमें क्या आएगा कि हमने वो जो प्रोडक्ट है वो मंगवाना तो आखिरकार बाहर से ही है, तो जब हमने बाहर से किसी प्रोडक्ट को मंगवाना है तो क्रिएट करना है वो प्रोडक्ट, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलेंगे और वो प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आउटसाइड जितने भी रिसोर्सेज को आपने शेड्यूलिंग करनी है, उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो उसमें आपको ऑपरेशनल एनालिसिस की हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या सप्लायर से आपने प्रोडक्ट लेने के लिए कौन से ऐसे टेक्निकल डिसीजन हैं जो लेके आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ये सारा ऑपरेशनल एनालिसिस आएगा ताकि कस्टमर के पास लो कॉस्ट पर इन राइट टाइम पर प्रोडक्ट पहुंच सके। मतलब वी वांट टू अचीव मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट्स हेयर। उसके बाद रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। रोल का मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हमें क्या क्या फ़ायदा देता है। सबसे पहले टू इंक्रीज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस कैसे इम्प्रूव होती है, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन और इतना ज़्यादा है और वी वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो हम अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो हम ऐसा होना चाहिए कस्टमर फील करे दैट वी आर कनेक्टेड विद देम, तो चाहे बिफोर परचेज हो चाहे आफ्टर परचेज हो, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ये पॉसिबल है। उसके बाद आपका
है टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होती है कि जब आप कहते हो कि कॉस्ट कंसेप्ट ही आपने ध्यान देना है। आप जब सप्लाई चेन है वो मैनेजर्स ऐसे कोशिश करते हैं जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो आप जिन जिन लोगों के लिंकेज में हो उस कॉस्ट को कम करने का काम करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ऑटोमेशन, क्या आपने जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स ली वो बहुत बढ़िया ली, रॉ मटेरियल परचेज किया वो एडवांस में ले लिया, या फिर आपने बल्क में खरीद लिया जिससे कम प्राइस पर आपको पड़ा, प्रोडक्शन की क्वालिटी आपने बढ़ा दी, फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स आपने बढ़ा दी जिससे उनको मतलब बढ़ाई कैसे, ट्रेनिंग देके या वर्क एनवायरनमेंट दे दे जिससे उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कम हो। उसके बाद आपके पास आता है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जब हम कॉस्ट अगर कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी डिटीरियोरेट करेंगे, हमने क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है सप्लाई चेन में और उसकी कॉस्ट भी कम करने का, मतलब बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोडक्ट बढ़िया बनाने हैं, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमने हाई रखनी है, क्वालिटी प्रोड्यूस भी हाई करनी है ताकि वो ड्यूरेबल, रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हम बना सकें। फिर है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसे इम्प्रूव हो सकती है, अगर सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो वो दोबारा भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, और जब आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा अब उसकी कस्टमर अपने आपके दिमाग में एक गुडविल बन जाएगी, तो आपकी जो फ्लो ऑफ कैश फ्लो ऑफ कंपनी है वो भी बढ़ेगा। अब जब प्रोडक्ट बार बार बिकेगा आपका प्रॉफिट लिवरेज बढ़ेगी, फिक्स एसेट का अमाउंट जो है वो आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे तभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। मतलब आपने मशीनरी खरीद रखी है लेकिन आपका प्रोडक्ट वहाँ पर बिक नहीं रहा तो जितना भी सामान आपने बना रखा है वो वेस्ट हो रहा है। तो हमने फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है। इंप्रूव कैसे होगी कि जब अल्टीमेटली आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी वो प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा। टू डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली यहाँ पर वही हैं जो कि प्रोडक्ट को, कस्टमर को प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल करा दें और इफेक्टिव ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे पोटेंशियल कस्टमर जो हैं वो भी आपके पास आएँ और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सबसे पहले आएगा बूस्ट कस्टमर सर्विस। क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि करेक्ट प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा, क्वांटिटी सही मिलेगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो राइट लोकेशन पर मिलेगा, जैसे जो जहाँ पर अवेलेबल चाहता है उसे वो मिल जाए। देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन तब कम हो जाती है कि जब उसको मान लो गाड़ी में से कोई पार्ट ख़राब हो गया लेकिन आप जिस शॉप पे गए आप उसके पास गए, आपको वो कहते हैं मेरे पास तो ये नहीं है, मैं अभी कुछ दिनों में आपको ला दूंगा। अब रिपेयर तो वो इमीडिएटली डिमांड जा रही थी ना, तो हम राइट लोकेशन पर अगर हम राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो उससे कस्टमर सर्विस बढ़ती है। देन राइट डिलीवरी टाइम। आपने आजकल पता भी है आपको क्या पिज़्ज़ा या कुछ भी हम चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं आता हम कहते हैं भी इतनी लेट है, अब हम उसमें टाइम भर देते हैं कि विद इन दैट आवर्स आना चाहिए, तो वो फ्री डिलीवरी पिज़्ज़ा वाले प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फ्री डिलीवरी का नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर टाइमली डिलीवरी का है कि जो चीज़ जिस टाइम पर चाहिए वो उस टाइम उसे अवेलेबल हो जाए। देन राइट आफ्टर सेल सपोर्ट, यानी कई बार क्या होता है प्रोडक्ट आपने खरीद लिया लेकिन अगर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या जब टाइम है उसका वो आप उसको सर्विस नहीं दे पा रहे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर सर्दियां हैं, आपका हीटर ख़राब हो गया तो आपने हीटर वो ठीक करवाने के लिए उनको रिक्वेस्ट करी लेकिन वो ड्यूरिंग दैट विंटर टाइम वो नहीं आया, तो उससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो राइट आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे सबसे पहले तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे। जब कॉस्ट कम होगी, रेट सेम होगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। फिर डिक्रीज फिक्स एसेट, इसमें क्या है कि प्लांट, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, आपके ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं करोगे तो ये कॉस्ट कम करने में आपका हेल्प करेंगे। आपने अपना नेटवर्क इस तरीके से बनाना है ताकि जितने आपके वेयर हाउसेज हैं वो ज़्यादा ना यूज़ हो, कि कम से कम यूज़ हो। मतलब पहले अगर आप 10 या 15 वेयर हाउस यूज़ होते थे, अब 4 या 5 तक आए, क्योंकि वेयर हाउस में सामान रखने का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का खर्चा भी आप कम करें। और कैश फ्लो इंक्रीज कैसे होगा कि जब आप प्रोडक्ट टाइमली उनको प्रोवाइड कर दोगे। टाइमली प्रोवाइड करने का मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट बनाओगे और उसे पहले वो प्रोडक्ट वही ज़्यादा टाइम में जाता था, अब आप आधे से भी कम टाइम में पहुंचा देते हो, तो वो क्या होगा, जितनी जल्दी प्रोडक्ट पहुंचेगा उतनी जल्दी आपके पास मनी आ जाएगा, उतनी जल्दी पैसा आ जाएगा।
फिर है रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, कम होगी, कि जैसे आप क्विकली अगर आपको प्रोडक्ट, आप जैसे ही कस्टमर डिमांड करता है आप उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हो। अब इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रूटीन में नहीं बिकती, कॉस्टली हैं। अब आप क्या करते हो कि मान लो आपको 42 इंचेस या 60 इंचेस के टीवी चाहिए, एलईडी चाहिए, तो अगर जो शॉपकीपर है वो इतने बड़े बड़े एलईडीज अगर अपने पास रखेगा, 10 रख लिए, कस्टमर उसका एक भी नहीं आया 1 महीने में, तो उसको तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि ऑन ऑर्डर मिलने पर वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं और दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या, उनकी परचेजिंग कॉस्ट कम होगी। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन, तो हम इसमें क्या करेंगे कि मतलब हम होल्डिंग इन्वेंट्री कम कर देंगे, जितनी ज़रूरत है टाइमली, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत इफेक्टिव है, जब ज़रूरत है तभी हमने वो प्रोडक्ट मंगवा लिया। देन डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्मूथ फंक्शनिंग होगी, तो हम उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर पाएंगे, क्योंकि जब जरूरत है, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज जो है वो आपस में लिंक्ड हैं, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट उससे कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो महंगा मिलता है, लेकिन अगर हमने पहले ही बात कर रखी है, हमने पूरी मैनेजमेंट कर रखी है कि जब हमें जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी और इस रेट पर हमें मिलेगा, तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा। देन डिक्रीज टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट। टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट मतलब उस नेटवर्क में जितने भी कस्टमर सर्विसेज के लिए जितने भी सप्लाई चेन में एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उन सबको अगर हम पहले से मैनेज करके रखते हैं तो आपकी टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट कम हो जाती है। अब आप ये देखो, सबसे ज़्यादा डेल्स रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर सप्लाई चेन है, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को वो स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर कहते हैं शिपिंग डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगी। और इससे क्या होता है कि जो पहले डेल बहुत सारे कंप्यूटर इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखता था या रिटेल स्टोर में, उससे वो मिलियन ऑफ डॉलर अब सेव कर पा रहा है। जैसे ऑर्डर जाता है वो वैसे ही कंप्यूटर, मतलब मैक्स अब उसकी 14% सेल बढ़ चुकी है इसी वजह से, क्योंकि और उनकी कॉस्ट भी कम हो गई है। कॉस्ट क्यों कम हो गई है, जो कि जो ऑब्सलीट हो जाते थी टेक्नोलॉजी, वो भी उनको बीच में कवर करना पड़ता था या उसको वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई है वो कस्टमर अब नहीं लेगा। तो डेल ने अब क्या किया है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सहायता से ही ये सब कुछ कर पाए हैं। तो अब ऑर्डर पर वो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस पूरी मिलती है, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं कस्टमर के साथ, तो सप्लाई चेन पूरी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है, रिलेशनशिप बना के रखती है। एनहांस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के जो बायर हैं उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में पता करना चाहते हैं, तो वो भी वो बना के रखते हैं सप्लाई चेन के थ्रू। इम्प्रूव फोरकास्टिंग, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस तरीके से कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में रहती है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी आइडियाज़, उनकी डिमांड्स के बारे में पहले ही पता लगा सके, उनसे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते रहते हैं। देन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करता है, क्योंकि सप्लायर के साथ आप लोअर कॉस्ट पर प्रोडक्ट खरीद रहे हो और रेगुलर इन टर्म्स में खरीद रहे हो, और आप कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो न्यू सप्लायर को सर्च करने में, क्योंकि जब भी कोई नया सप्लायर आप सर्च करोगे इट विल टेक टाइम, उसको कंपेयर करोगे, फिर दूसरों के साथ देखोगे। और अब पहले आपको कम रेट पर मिलता था, लेकिन अगर अब ज़्यादा मिल रहा है तो भी आप उसको कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन अगर आपने पहले वाले जो भी आपके पास सप्लायर हैं उनके साथ आपने टर्म्स अच्छी रखी हुई है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो आपको टाइमली वो प्रोडक्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी। लेकिन अब उसके बाद आपके पास आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है, बेसिकली सबसे पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये तो हमने देखा है कि हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो हमें आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो और वो एग्री नहीं होंगे, तब हम सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। तो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया उस प्रोडक्ट के ऑर्डर के बारे में, प्रोडक्शन वाले ने जब ऑर्डर ही नहीं आया उसके पास, उसको पता ही नहीं है, तो वो प्रोड्यूस भी कैसे करेगा, तो इन टाइम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोड्यूस नहीं होगा तो इन टाइम प्रोडक्ट भी नहीं दिया जा सकता। देन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में सब में इंटरेक्शन बना के रखना, एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करते रखना। और कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है ना वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको पुरानी चीज़ों में चलने दो, जो बेसिक पहले चला आ रहा है, सामान बनाओ बेच दो, सामान बनाओ बेच दो। अगर
कुछ भी चेंज करना पड़ता है तो एवरी टाइम ह्यूमन इज मीन्स रेसिस्ट करता है कि न्यू थिंग्स वो सीखना नहीं चाहते। देन इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें फाइनेंशियल, टाइम और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लेकिन अगर हमने उनको एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, प्रॉपरली नहीं करी तो, और अगर हमें डेडलाइंस जो थी या लेबर को आपने वेस्टफुली बिठाए रखा या सर्विस आपकी नहीं प्रॉपर प्रोवाइड की गई तो जो पोटेंशियल होना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। देन इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग क्या है, मतलब वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि न्यू सिस्टम हमने अगर अप्लाई करना है तो हम चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत एफिशिएंटली चलता रहे, तो उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे एम्प्लॉय इंश्योर कर सकें कि जो चीज़ कब चाहिए, कब किसको देनी है, कैसे उसमें डील करना है, वो सब सही सीख सकें। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम उस पर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं ट्रेनिंग करके, जबकि ये नहीं पता कि अगर ट्रेनिंग करवा देंगे तो खर्चा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा क्योंकि वो उससे एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर ड्रॉबैक है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है बेसिकली क्या है कि ये एश्योर करती है कि डिमांड ऑफ कस्टमर जो है वो टाइमली मीट होगी, यानी वो जो चाहता था चीज़ उसको वो मिल गई। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा पर्पज़ यही है कि एफिशिएंसी से कस्टमर को क्विकली जो वो चाहता है उसको मिल जाए, हम अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर पाएँ प्रोडक्ट कौन सा है, कब उसको देना है, और जो इन्फॉर्मेशन हम दें वो रिलायबल हो, हमारा रिलेशन सप्लायर के साथ, हमारे कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, और बेसिकली हर कंपनी का जो टारगेट रहता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, वो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक कस्टमर और सप्लायर और मैन्युफैक्चरर इन सब के बीच में लिंकेज बना के रखती है, इन सब एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है ताकि कोई एक बिजनेस का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ सके। So this is all about approaches, advantages and disadvantages of supply chain management regarding this, and thank you very much. Stay safe, stay home. Thank you very much.